ऐसा कंट्री जिसकी ज्योग्राफी शायद दुनिया में सबसे वर्स्ट हो, ना उसमें ज्यादा पहाड़ हो जो उसे प्रोटेक्शन दे सके, ना ही उसके पास अच्छी कोस्ट लाइन हो और ना उस कंट्री में कोई खास नेचुरल रिसोर्सेस हो। सदियों से वो कंट्री ऐसे दुश्मनों में घिरा हुआ हो जो बार बार उस पर अटैक करके उसे बर्बाद करते हो। ऐसा कंट्री जो यूरोप में होने के बावजूद इंतहाई गरीब और कमजोर हो, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो कि वही कंट्री यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाए। उसकी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो करने लगे कि इकोनॉमिस्ट्स ये प्रेडिक्ट करने लगे कि 2030 तक वो यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। उसके अपने लोग जो दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर गए थे वो वापस आने लगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस कंट्री की मिलिट्री भी इतनी पावरफुल हो जाए कि अमेरिका बाकी यूरोप को छोड़कर उस पर रिलाई करने लगे। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंटेल और अमेज़न मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के अपने ऑपरेशंस वहां सेटअप करने लगे। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कहानी है पोलैंड की, द नेक्स्ट सुपर पावर ऑफ यूरोप, जिसने सिर्फ 30 सालों में अपने हालात और तकदीर बदल दिए। लेकिन पोलैंड की इस प्रोग्रेस को सिर्फ एक खतरा है, और वो खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं है बल्कि खुद पोलैंड के अंदर से ही है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलैंड की जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी और कुछ खतरनाक चैलेंजेस जो पोलैंड की इस सारी तरक्की को बर्बाद कर सकते हैं। पोलैंड की इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें पहले पोलैंड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समझना होगा। आज का पोलैंड जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पोलैंड की ज्योग्राफी बहुत ही फ्लैट है और इसी वजह से बाहर से दुश्मनों के लिए उस पर अटैक करना हमेशा से बहुत आसान रहा है। पोलैंड के साथ नॉर्थ में बाल्टिक सी है, मगर वहाँ से खुले समुद्र में जाने के लिए पोलैंड के समुद्री जहाजों को इस चोक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। तो पोलैंड हमेशा से ही उन कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहा है जिनके कंट्रोल में ये चोक पॉइंट्स थे। लेकिन अगर हम कुछ 100 साल पीछे चले जाएं, तो पोलिश एम्पायर बहुत ही पावरफुल थी और बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी तक का ये सारा एरिया पोलैंड के कंट्रोल में था। लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और इवन रशिया का मॉस्को तक का अच्छा खासा एरिया पोलिश एम्पायर के कंट्रोल में ही था। लेकिन फिर 17th सेंचुरी के बाद इंटरनल रिवोल्ट्स, रिलीजियस इंटॉलरेंस और सेक्टेरियन क्लैशेस की वजह से पोलिश एम्पायर लगातार कमजोर होती गई, और फिर ऑटोमन एम्पायर ने इस गिरती हुई दीवार को एक फाइनल धक्का दिया, जिसके बाद ये सारी स्टेट्स पोलिश एम्पायर से अलग हो गई। पोलैंड अब हर तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ था। नॉर्थ में स्वीडन और डेनमार्क थे जिन्होंने उसका समुद्री रूट चोक किया हुआ था। वेस्ट में जर्मन्स थे, ईस्ट में सोवियत यूनियन था और साउथ में ऑटोमन एम्पायर। अगले 100 साल तक पोलैंड अपने पड़ोसियों से उलझता ही रहा। लेकिन असल युद्ध शुरू हुआ 1918 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद जर्मनी ने ये सारा एरिया खाली कर दिया। अब क्योंकि 17th सेंचुरी से पहले ये सारी स्टेट्स पोलैंड के कंट्रोल में थी, तो पोलैंड ने इन पे अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया। दूसरी ही तरफ सोवियत यूनियन को भी जर्मनी की हार के बाद एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि इन एरियाज पर कब्जा करे और जर्मनी तक अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पहुंचाए। लेकिन उसे इस मकसद में सिर्फ एक रुकावट थी और वो थी पोलैंड। पोलैंड और सोवियत यूनियन के दरमियान एक जबरदस्त वॉर शुरू हो गई और सोवियत आर्मी 1920 में पोलैंड के कैपिटल वॉर्सो तक पहुंच गई। मगर फिर पोलिश आर्मी ने कमाल बहादुरी से सोवियत यूनियन को बैटल ऑफ वॉर्सो में न सिर्फ हराया बल्कि सोवियत कंट्रोल में जाने वाले अपने सारे एरियाज को भी वापस ले लिया। सोवियत यूनियन इस हार से परेशान हो गया और उसने 2 महीने बाद ही अक्टूबर में पोलैंड के साथ सीज फायर ट्रीटी साइन कर ली, और फिर मार्च 1921 में ट्रीटी ऑफ रेगा के बाद पोलैंड और सोवियत रशिया के ये ऑफिशियल बॉर्डर्स डिसाइड हो गए। अगले 19 साल तक पोलैंड में पीस रहा। लेकिन इन्हीं 19 सालों में जर्मनी में नाज़ीज दोबारा पावरफुल हो चुके थे और उन्होंने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर दोबारा कब्जा कर लिया। और फिर 1939 में जर्मनी ने इन 3 साइड्स पे पोलैंड पर अटैक कर दिया और चंद हफ्तों में ही आधे पोलैंड पर कब्जा कर लिया। अभी ये वॉर चल रही थी कि ईस्टर्न साइड से सोवियत यूनियन ने बाकी बच जाने वाले एरिया पर अटैक किया और उस पे कब्जा कर लिया। अगले 5 साल तक पोलैंड जर्मनी और सोवियत यूनियन के कंट्रोल में रहा। फिर 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, तो सारा पोलैंड सोवियत यूनियन के कंट्रोल में चला गया। और फिर 1990 तक
वो सोवियत यूनियन की एक सैटेलाइट स्टेट ही रहा। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पोलैंड रशिया से दूर और वेस्ट से ज्यादा करीब होने लगा। बरसों की लड़ाई के बाद पोलैंड अब समझ चुका था कि उसे अपने पड़ोस में दुश्मन नहीं दोस्त चाहिए, और इसीलिए वो 1999 में नेटो का मेंबर बन गया और फिर 5 साल बाद ही 2004 में उसे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप भी मिल गई। और इसी तरह पोलैंड के वही पुराने दुश्मन अब उसके दोस्त और प्रोटेक्टर बन गए। और अब शुरू होने जा रही थी पोलैंड की सक्सेस स्टोरी। पोलैंड 1946 से 1990 तक सोवियत यूनियन के अंडर था और इन 40 सालों में उसकी इकोनॉमी दुनिया से कट ऑफ और बहुत ही स्लो रही, बिकॉज उसे वही सोवियत यूनियन का नेशनलाइजेशन का सिस्टम फॉलो करना पड़ता था, जहां पर सब कुछ स्टेट ओन्ड था और प्राइवेट बिजनेसेस ना होने के बराबर थे। सारे इकोनॉमिक डिसीजंस मॉस्को से होते थे और इसीलिए जब 1990 में पोलैंड सोवियत यूनियन से आजाद हुआ तो वो यूरोप का सबसे गरीब कंट्री था और ज्यादातर पढ़े लिखे लोग पोलैंड छोड़कर दूसरे कंट्रीज में जा चुके थे। लेकिन 30 साल बाद आज पोलैंड यूरोप का सबसे अमीर और पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है और पिछले 30 सालों में जो लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ उसने एक्सपीरियंस की है वो आज तक किसी और यूरोपियन कंट्री ने नहीं की, और इसकी सबसे बड़ी वजह है सिंसियर इकोनॉमिक पॉलिसीज। सबसे पहला काम जो पोलैंड ने सोवियत यूनियन से आजाद होने के बाद किया वो था नेशनलाइज की गई सारी इंडस्ट्रीज को दोबारा प्राइवेटाइज करना। देखें, कम्युनिज्म के कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो आपसे इंसेंटिव ले लेता है। हम इंसान बाय नेचर रिवॉर्ड और प्रॉफिटेबिलिटी से ट्रिगर होते हैं। जब आप किसी भी काम में रिवॉर्ड फिक्स कर दें या इररिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस हर बंदे को एक ही रिवॉर्ड दें तो लोगों में ज्यादा मेहनत करने, आगे बढ़ने और इनोवेशन करने का जज्बा खत्म हो जाएगा। और यही नेशनलाइजेशन में होता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है तो उसकी सारी पॉलिसीज, सारे खर्चे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। सरकारी जॉब वालों में आगे बढ़ने या इनोवेशन का कोई जज्बा नहीं होता, बिकॉज उन्हें एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है। उनकी तरक्की एक फिक्स्ड टाइम के बाद होनी ही है, उसका इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट में हो या लॉस में, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सारी फंडिंग तो गवर्नमेंट कर रही होती है। और यही चीज लॉन्ग टर्म में इदारों को बर्बाद करती है। इवन पाकिस्तान के आज के इकोनॉमिक कोलैप्स में 1970s में की गई नेशनलाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। खैर, पोलैंड ने पिछले 10 साल तो सारी बड़ी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया, लेकिन अभी भी ग्लोबल लेवल पर ग्रो करने के लिए ये स्टेप्स नाकाफी थे और इसीलिए पोलैंड ने फिर यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए कोशिश शुरू कर दी। और फिर फाइनली 2004 में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के बाद पोलैंड के लिए असल तरक्की का दरवाजा खुल गया। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा सस्ती लेबर होने की वजह से जर्मनी, अमेरिका, यूके और फ्रांस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने प्लांट्स पोलैंड में लगाने लगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए पोलैंड ने बाहर की कंपनीज को टैक्सेस में अच्छी खासी रिलैक्सेशन दी। अब गो के ये कंपनीज प्रॉफिट्स अपने होम कंट्रीज